महर्षि भारद्वाज एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने सभ्यता को बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीजें दी। आप जानते होंगे कि हवाई जहाज का आविष्कार राइट बंधुओं ने किया, जबकि ऐसा नहीं है। प्रयागराज वह धरती है जिसने सभ्यता को पहली बार हवा में उड़ने वाले यंत्र से परिचित कराया। प्रयागराज वह धरती है, महर्षि भारद्वाज का वह गुरुकुल है जहां से आयुर्वेद की जानकारी विकसित हुई। आयुर्वेद के बारे में सर्वप्रथम अगर जानकारी किसी ने इस सभ्यता को दी तो वह थे महर्षि भारद्वाज। यंत्र सर्वस्व नामक पुस्तक के जरिए हवा में उड़ने वाले यंत्र की जानकारी महर्षि भारद्वाज ने दी। भगवान राम को आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने वाले वो महापुरुष महर्षि भारद्वाज थे। महर्षि भारद्वाज ने राजशास्त्र लिखा, महर्षि भारद्वाज ने अर्थशास्त्र लिखा। महाभारत में उल्लेख है कि महर्षि भारद्वाज श्रेष्ठ धनुर्धर थे। महर्षि भारद्वाज के पिता देवगुरु बृहस्पति थे और इनके पुत्र द्रोणाचार्य थे जो श्रेष्ठ धनुर्धर थे। महर्षि भारद्वाज ऐसे व्यक्ति थे जिनका वर्ण व्यवस्था में सभी लोग आदर करते थे और उनके गोत्र का आज भी पालन करते हैं। आप वैश्यों में, ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में व अन्य में महर्षि भारद्वाज का भारद्वाज गोत्र पाएंगे। महर्षि भारद्वाज के बारे में जितनी बातें की जाए कम है। मैं डिटेल से आपको बताता हूं कि महर्षि भारद्वाज ने क्या क्या किया। महर्षि भारद्वाज सभ्यता के प्रयागराज के पहले लेखक हैं। उन्होंने ऋग्वेद के 6वें मंडल में बहुत सारे मंत्र लिखे। वो इसके रचयिता माने जाते हैं। महर्षि भारद्वाज वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने यंत्र सर्वस्व नामक पुस्तक लिखी जिसमें 8 के विमानों का जिक्र है। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। उसके पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब तब के इलाहाबाद आने को हुए तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वह महर्षि भारद्वाज के आश्रम जाएंगे। आप जानते हैं क्या हुआ? प्रशासन के हाथ पैर फूल गए क्योंकि अब भारद्वाज आश्रम तो खत्म हो गया था, वह तो भारद्वाज पार्क बन गया था। 1984 में एएसआई की साइट थी। यहां पुरातत्व विभाग ने खुदाई की थी और कई महत्वपूर्ण चीजें निकली थी। प्रशासन ने सब लिपापोती कर दी और उस भारद्वाज पार्क में अब तो प्यार की, लव बर्ड की चहचहाट होती है। राष्ट्रपति क्या देखेंगे? खैर, कुछ ऑब्जेक्शन लगा और महामहिम यहां नहीं जा पाए। लेकिन जिज्ञासावश किसी ने उनसे पूछ लिया कि आखिर आप क्यों वहां जाना चाहते थे? आप तो मुस्लिम हैं, मुस्लिम पंथ और धर्म के अनुयायी हैं। आखिर ब्राह्मण, हिंदू, महर्षि के आश्रम क्यों जाना चाहते थे? कौतूहलवश जब एक व्यक्ति ने पूछा तो कलाम साहब पहले उस व्यक्ति का चेहरा देखने लगे क्योंकि वह समझ गए कि यहाँ के लोग महर्षि भारद्वाज के बारे में कुछ नहीं जानते। जो लोग वहां पर उपस्थित थे वह आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता से भर उठे। कलाम साहब ने बताया कि मैं मिसाइल प्रौद्योगिकी में काम करता हूं और मैंने पढ़ा है कि सभ्यता में पहली बार अगर किसी ने हवा में उड़ने वाले यंत्र की प्रामाणिक जानकारी और रचना की है तो वह है महर्षि भारद्वाज। यंत्र सर्वस्व नामक पुस्तक में इसका विस्तृत वर्णन है। हमारे यहाँ भी और नासा में इस पर रिसर्च चल रहा है। 8 तरह के विमानों की उन्होंने उसमें उल्लेख किया है। वहां पर जो व्यक्ति बैठे थे सब
आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता से भर उठे। बाद में ये कहानी बाहर निकल के आई और आज मैं आप लोगों को साझा कर रहा हूं। महर्षि भारद्वाज वह व्यक्ति थे जिन्होंने कृत्रिम हीरे की पहचान कैसे बनेगा इसकी जानकारी उस समय ही सभ्यता को दे दी थी। महर्षि भारद्वाज का अग्नि पर बहुत अच्छी पकड़ थी। वो अग्नि का तरह तरह से इस्तेमाल करना जानते थे। महर्षि भारद्वाज सभ्यता के पहले कुलपति थे। कुलपति शब्द अगर कभी किसी के साथ लगा तो सबसे पहले वह प्रयागराज के महर्षि भारद्वाज के सामने लगा, जो 10,000 शिष्यों के गुरु थे। कुलपति शब्द ऐसे नहीं लगता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसी भारद्वाज आश्रम और जहां आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित है, ये सब एरिया कटरा आदि महर्षि भारद्वाज का गुरुकुल हुआ करता था। अगर आप आज बक्सी बांध जहां सब्जी मंडी लगती है तोड़ दें तो गंगा सीधे चर्च लेन के नीचे से बहती हुई भारद्वाज आश्रम से होते हुए आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज जीआईसी होते हुए ककराहा घाट चली जाती है। गंगा के तट पर महर्षि भारद्वाज का आश्रम था। 10,000 शिष्य थे। उस काल में, वैदिक काल में, जबकि जनसंख्या बहुत कम थी। पहली बार अंग्रेजों ने प्रयागराज की, तब के इलाहाबाद की जनसंख्या का आंकड़ा एकत्र किया था। उस समय प्रतापगढ़ और कौशाम्बी भी एक ही जिला होता था और तब कुल जनसंख्या लगभग 7 लाख के आसपास आकी गई थी। अब आप समझ सकते हैं कि लगभग 7 से 10,000 साल पहले अगर किसी व्यक्ति के 10,000 शिष्य हों। मित्रों, प्रयागराज के मूल पुरुष के बारे में सबसे पहले उल्लेख वाल्मीकि रामायण में आता है। बालकांड में जब महर्षि भारद्वाज के बारे में भगवान राम कहते हैं कि हे सीते देखो, पूर्व की ओर जो धुआं उठ रहा है यह महर्षि भारद्वाज का आश्रम है। यज्ञ का यह धूम्र आकाश में है। सबसे पहले उसी समय हमारे अगर ग्रंथों में हम माने तो जिक्र आता है। महाभारत और ब्राह्मण ग्रंथों में भी उल्लेख है। माघ मेला और कुंभ मेला के प्रवर्तक भी यही महर्षि भारद्वाज और इनकी पीठ के लोग ही हैं। मैं बड़ी दुविधा में रहता था कि महर्षि भारद्वाज और भारद्वाज दो अलग अलग शख्सियत हैं, आखिर दोनों एक हैं या पीठ है। इसके बारे में काफी खोजबीन करने के बाद मुझे एक ग्रंथ में इनकी जानकारी हुई। मेरे मन में दुविधा इसलिए थी क्योंकि एक महर्षि भारद्वाज हैं जो भगवान राम को आशीर्वाद देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। और फिर एक जगह जिक्र आता है रामचरितमानस में कि एक भारद्वाज हैं जो महर्षि याज्ञवल्क्य से भगवान राम की कथा सुनते हैं और उसे जग को सुनाते हैं। आखिर यह कैसे संभव है जब एक ऋषि उसके कथा के नायक को, जो भगवान राम है, उनको आशीर्वाद देता है। रावण वध के बाद जब भगवान राम लौटते हैं तो अपने आश्रम में उनका स्वागत करता है और वही भारद्वाज ऋषि भगवान राम को प्रायश्चित का तरीका बताते हैं। आखिर ये भारद्वाज ऋषि क्यों याज्ञवल्क्य से राम की कथा सुनेंगे और फिर जग को सुनाएंगे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने काफी खोजा और बाद में मुझे एक मित्र ने बताया, प्रश्नोपनिषद में इसके बारे में जानकारी दी गई है। वहां पर 5 ऋषि पुत्रों के बारे में बताया गया है और यह स्पष्ट है कि एक भारद्वाज ऋषि हैं जो मूल ऋषि हैं और एक भारद्वाज है जो भारद्वाज ऋषि के पुत्र हैं। और जैसा मैं सोचता था वैसा ही मुझे समझ में आया कि ये कालांतर में, चूंकि महर्षि भारद्वाज
आयुर्वेद के जनक थे, आयुर्वेद से सुपरिचित थे, इसलिए उसका उपयोग करके दीर्घजीवी हुए, जैसा कि ब्राह्मण ग्रंथों में उल्लेख भी है। अब ऐसी दशा में उनके पुत्र और बाद में जो विद्वान इनकी पीठ पर बैठा उसे भारद्वाज कहा गया और एक तरीके से भारद्वाज पीठ चल निकली। मैं यहां आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि माघ मेला और कुंभ मेला महर्षि भारद्वाज के शिष्यों द्वारा ही प्रवर्तन किया गया था। मेरी एक धारणा बहुत दिनों से थी और मैं खोजते खोजते मुझे ये अब विश्वास हो चला है कि हमारे धर्म ग्रंथों में जिस स्वर्ग का जिक्र किया गया है, कालांतर में उसका केंद्र यही प्रयागराज था। यही प्रयाग था जहां पर बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे और यही प्रयागराज था जहां पर देवता आते थे। मैं इस पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं माघ मेले के प्रवर्तन के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं और संभवतः इतिहास में कहीं स्पष्ट तो कुछ नहीं लिखा है, लेकिन जो एक अलग अलग कड़ियां हैं जिनको एक जोड़ा जाए तो एक कहानी बनती है, वो मैं आपसे साझा करता हूं। माघ मकर रवि गति होई, तीरथ पतई आए सब कोई, ये चौपाई है और इस चौपाई में एक तरीके से वह रहस्य छुपा हुआ है कि कैसे लोग यहाँ पर आते थे एक निश्चित तिथि पर। सूर्य का संचरण जब एक निश्चित राशि में होता था तब यह मेला लगता था। प्रयाग वह धरती है जहां पर बहुत सारे आविष्कार हुए। महर्षि भारद्वाज और उनके शिष्यों ने बहुत सारी ललित कलाओं का अन्वेषण किया जो आज हमारे बीच में है। लेकिन ये अन्वेषण होता कैसे था, ये खोज कैसे होती थी? मंत्र दृष्टा ऋषि कौन थे? मंत्र दृष्टा का मतलब क्या था? वो सूत्र जो जीवन जीने की नई कला थी, जो ऋषि विकसित करता था और अपनी इस कला को साबित करता था ज्ञानियों के बीच में, ऋषियों के बीच में, वही मंत्र दृष्टा ऋषि कहलाता था। आप इस बात को ऐसे समझ लें कि अगर आपने कोई चीज खोजी है और आप पेटेंट कराना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह साक्ष्य देना पड़ता है कि यह लाभकारी है और आपने ही खोजी है। यही कार्य प्रयागराज में हुआ करता था। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि महर्षि भारद्वाज के 10,000 शिष्य थे। यहाँ पर आचार्य बनते थे, श्रेष्ठ पुरुष बनते थे और महर्षि भारद्वाज के आश्रम में जो गुरुकुल था वहाँ शिक्षा पद्धति जाति के हिसाब से नहीं थी। उस समय वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था में 12 साल तक जो भी बालक था सब शूद्र था और 12 साल के पश्चात उसे आश्रम में भेजा जाता था जहां पर गुरु यह बात निर्णित करता था, डिसाइड करता था कि यह क्षत्रिय होगा, ब्राह्मण होगा, वैश्य होगा या क्षूद्र होगा। मतलब वर्ण व्यवस्था जो आगे चलकर जाति व्यवस्था में तब्दील हुई, यह गुरुकुल से निकली हुई वर्ण व्यवस्था है जिसे समाज ने जाति व्यवस्था में बदल दिया। ऐसे में यहाँ पर बड़े बड़े आचार्य तैयार हुए जो मंत्र दृष्टा ऋषि थे। वो यहाँ से पढ़कर या पढ़ने के लिए आते थे। मध्य एशिया, वर्मा या अन्य सुदूर क्षेत्रों से यहाँ पर लोग पढ़ने के लिए आते थे। संस्कृत ग्रंथों में और ब्राह्मण ग्रंथों में इसका ढेर सारा उल्लेख है और अभी एक रिसर्च हुई है जिसके तहत यह निश्चित हुआ है कि मध्य एशिया से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, भारत में आते थे। 10,000 शिष्यों में श्रेष्ठ गण आचार्य बनते थे और दूर दूर तक जाते थे और यही वह लोग थे जिन्होंने यह एक तरीके से निर्णय कर रखा था कि उन्हें कब मिलना है
और वर्ष भर में मिलने का एक निश्चित दिन नक्षत्रों के जरिए उन्होंने जान लिया था। पंचांग के जरिए वो निश्चित कर लिया करते थे। सूर्य की गणना सूर्य के संचरण के अनुसार से कि कब उनको मिलना है, और उसी के अनुरूप वह प्रयाग आते थे। यहाँ पे शास्त्रार्थ होता था। अपनी जो मंत्र, जिसे कहा जाए वैज्ञानिक शोध, उसको सार्वजनिक करते थे, और जब वह सभी लोग उसे मान लेते थे कि नहीं, ये आपकी खोज है और ये खोज जन कल्याण के लिए है, तो वह ऋषि, मंत्र दृष्टा ऋषि कहलाता था। यह एक तरीके की उपाधि थी। अब जब दूर दराज से लोग यहाँ आते थे तो धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया, और एक कथा आती है कि एक माह तक विद्वानों का 30 दिन तक विचार विनिमय चला, और उसके पश्चात एक माघ मेले का स्वरूप कालांतर में यह ले लिया। बाद में आदि शंकराचार्य ने शस्त्र और शास्त्र में प्रवीण नागा साधुओं को एकत्र किया, और विधर्मियों से लड़ने के लिए उन्हें एक छत्र के नीचे लाकर यहाँ पर कुंभ मेले के रूप में परिवर्तित कर दिया। लेकिन माघ मेला फिर भी लगता है और लग रहा है। तो एक तरीके से प्रयागराज के मूल पुरुष यही महर्षि भरद्वाज हैं। इन्होंने ही माघ मेला और कुंभ मेला का प्रवर्तन किया। यही वो व्यक्ति हैं जिन्हों के गोत्र आज सभी जातियों में उपयोग किया जाता है। भारद्वाज गोत्र आप पता करेंगे तो वैश्यों में भी है, क्षत्रियों में भी है। ब्राह्मण महर्षि के बावजूद उस समय जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था में कोई पुत्र अगर पैदा हुआ तो वो ब्राह्मण नहीं होगा अगर वह कर्म ब्राह्मण का नहीं करेगा। तो बहुत सारे उदाहरण आते हैं, और महर्षि भरद्वाज के बारे में ही उदाहरण है कि उन्होंने क्षत्रिय धर्म भी अपनाया, मतलब क्षत्रिय भी हुए और ब्राह्मण भी हुए। महर्षि भरद्वाज प्रयागराज के मूल पुरुष थे, सबसे बड़े बुद्धिजीवी थे। महर्षि भरद्वाज आयुर्वेद के जनक थे। महर्षि भरद्वाज विमान शास्त्र के जनक थे। इन्होंने सभ्यता को सबसे पहले हवा में उड़ने वाले यंत्र की संरचना के बारे में बताया। ऋग्वेद के मंडल 4, 25 और 26 में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि 3 पहिए वाला रथ हवा में उड़ता है। महर्षि भरद्वाज ने 8 प्रकार के विमानों की रचना अपने ग्रंथों में की है। पहला है उसमें शक्ति युद्धम, यानी बिजली से चलने वाला विमान। भूतवाह यानी अग्नि, जल और वायु से चलने वाले विमान की व्याख्या की है। धूमयान यानी गैस से चलने वाले विमान के बारे में बताया है। शिखोद्यम तेल से चलने वाले विमान जो होते थे उन्हें यह कहा जाता था। अंशुवाह सूर्य रश्मियों से जो विमान चलता था उसे अंशुवाह कहते थे। आप ऐसे समझ लें कि सोलर सिस्टम के संबंध में उस समय जानकारी ऋषियों को हो चुकी थी। तारामुख यानी चुंबक से जो विमान उड़े और चले वो विमान तारामुख कहलाता था। मणिवाह चंद्रकांत और सूर्यकांत मणियों के जरिए विमान को उड़ाया जा सकता है, ऐसी व्याख्या की गई थी। और अंत में मरुत्सखा यानी केवल वायु से चलने वाले विमान के बारे में महर्षि भरद्वाज ने बताया था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि महर्षि भरद्वाज के पास जो तकनीक थी वही तकनीक रावण के पास भी थी। आप देखिए, एक कोइंसिडेंट है, एक संयोग है कि महर्षि भरद्वाज के पास रावण वध से पहले भगवान राम आते हैं और रावण के वध के बाद भी आते हैं उनके पास। ग्रंथों में उल्लेख है कि रावण के पास भी विमान था हवा में उड़ने वाला, और वही उसकी शक्ति भी थी। आज भी आप देख लें कि जो सर्वाधिक शक्ति वाली चीज मानी जाती है वो हवा में उड़ने वाला विमान माना जाता है, क्योंकि हवा में उड़ के आप दुश्मन के क्षेत्र में जा आए और वहां पर संहार करके चले आए। मेघनाद के बारे में रामायण में मायावी शक्तियों के बारे में उल्लेख होता है। क्या है
ये वही शक्तियां हैं जिसके जरिए वो हवा में उड़ता है। कुछ ना कुछ उसके पास वो यंत्र है जिसके जरिए वो हवा में जाता है, बिजली सा कड़कता है और फिर गायब हो जाता है। आज भी देखिए, इस पे शोध हो रहा है कि विमान हवा में है, उसके बाद राडार से गायब हो जाए। तो ये बहुत सारी साम्यताएं आप देखेंगे तकनीक की, जो आज असंभव सी थी। रामायण की बातें लगती थी, लेकिन आज वो सब संभव हो रही है तकनीक के जरिए। नासा में इस पर गहन शोध अध्ययन हो रहा है। आपको एक नाम याद होगा, कर बाबूजी तड़पड़े, शिवकर बाबूजी तड़पड़े, जो अध्यापक थे। इनकी एक विदुषी पत्नी थी जो संस्कृत में बहुत ही विद्वान थी। इन्होंने ही अपने पति को प्रेरित किया और एक बिना व्यक्ति का हवा में उड़ने वाला विमान बनाया गया। मरुत्सखा विमान की तकनीक का शोध किया गया और तलपड़े जी ने मुंबई की चौपाटी पर बड़ौदा नरेश सायाजी गायकवाड़ जी के सामने यह विमान उड़ाया था। 1500 फीट की ऊंचाई पर यह विमान उड़ा था। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि विमान की देन इस भारत की है, इस प्रयागराज की है। दुर्भाग्य के साथ है कि तड़पड़े जी का 17 सितंबर को स्वर्गवास हो गया। तो मित्रों, मैंने आपको आज प्रयागराज के उस मूल पुरुष की कहानी सुनाई जिसकी वजह से यह प्रयागराज है। प्रयागराज गुरुओं का शहर था। प्रयागराज में अनेक गुरुकुल थे। यहाँ वो लोग रहते थे जो निरपेक्ष लोग थे, किसी राजा के अधीन नहीं थे। राजाज्ञा या राजाश्रय वह नहीं लेते थे। यहाँ जीवन जीने की कला विकसित की जाती थी। ललित कलाओं का जो जन्म हुआ है वह यहाँ से ही अन्य अन्य स्थानों पर गई है। जैसे हंडिया में एक गांव है जहाँ पर कथक के करीब 900 परिवार रहते थे। 1860 में यह उल्लेख मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि कला, साहित्य, शोध और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को यहाँ विकसित किया गया जिन्हें हम आज नहीं जानते कि उसका विकास करता कौन है। लेकिन ये जान लीजिए, सभ्यता का केंद्र था। हमारे शास्त्रों में जो स्वर्ग बताया गया उसका भी केंद्र यही प्रयागराज था। ब्रह्मा के बड़े यज्ञ की बात यही होती है, मनु और शत्रुपा के बात यही होती है। अब जरा आदम और ईव की कहानी से मेल करिए। ये वही स्वर्ग है, ये वही उनका बागीचा है पूर्व में। बागीचा कौन सा है? पूर्व में है। पूर्व कौन सा है? पूर्व भारत ही है। तो मित्रों, ये भारत ऐसा क्षेत्र है जो स्वर्ग जैसा था। हमारी सभ्यता 10,000 साल से पूर्व की थी और उसका केंद्र प्रयाग गंगा के तलहटी के आसपास ही था। एक स्थान है यहाँ का कुलडीवा और महगरा, जहाँ पर साक्ष्य 10,000 साल के मिले हैं भूसी और पॉटरी के। कार्बन डेटिंग के जरिए यह सिद्ध हो चुका है कि वहाँ 10,000 साल पहले सभ्यता थी। तो मित्रों, मैंने आज आपके साथ प्रयागराज के मूल पुरुष महर्षि भरद्वाज जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें साझा की। समय बहुत हो जाएगा, इस वजह से बहुत सारे उदाहरण और उल्लेख जो ग्रंथों में है उसका नहीं किया, लेकिन सामान्य जानकारियाँ मैंने आपको दी कि महर्षि भरद्वाज ही प्रयागराज के मूल पुरुष थे, सबसे बड़े बुद्धिजीवी थे। ना ऐसा व्यक्ति आगे हुआ ना होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करिए। मैं फिर एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।